बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि सारे इदारे काबिल एहतराम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर खड़ा है। सदर मुमलिकत और सुप्रीम कोर्ट को 11 फरवरी की तारीख दी। मुतफ़िक़ा फैसला हुआ कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि हर कोई कहता है कि इलेक्शन शफाफ हों, लेकिन मुदाखलत भी की जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सदर से मिलने से इनकार नहीं किया, ना मिलने का फैसला कमीशन का था। सदर मुमलिकत ने हमें अच्छे तरीके से वेलकम किया। सदर मुमलिकत और सुप्रीम कोर्ट को 11 फरवरी की तारीख दी। मुतफ़िक़ा फैसला हुआ कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। पहले भी फरवरी में इलेक्शन होते रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया, निगरान हुकूमत बनाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ निगरान हुकूमत की निगरानी करना है। हर कोई कहता है इलेक्शन शफाफ हों, लेकिन मुदाखलत भी की जाती है। देखते जाएं इलेक्शन कमीशन क्या करता है। पोलिंग डे इतवार का दिन क्यों नहीं रखा, सहाफ़ी का सवाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, चलें इस बहाने बच्चों को स्कूल की एक और छुट्टी मिल जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद बताया, सिंध के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शिकायत आ रही हैं, शिकायत में सच्चाई हुई तो कार्रवाई करेंगे। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में इत्तफाक हो गया। सदर से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान कर दिया। अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन की तारीख से आगाह करेगा। चीफ जस्टिस का गुज़िश्ता रोज़ समाअत के दौरान कहना था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाए तो उसे बदलने नहीं देंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान वसीम। इमरान वसीम, बताइएगा आज अदालत में कार्रवाई में क्या समाअत मुतवक्के है? आज सुप्रीम कोर्ट में दो बड़ी हैपनिंग्स होने जा रही हैं। एक तो इंतखाबात के हवाले से मुकदमे की तीसरी समाअत है और तीसरी समाअत बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आज आखिरी समाअत भी इंतखाबात के हवाले से साबित हो सकती है। कल की समाअत में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया था, अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया गया था कि बल्कि अटॉर्नी जनरल को तो कहा गया था कि आप इसमें फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कहा गया था कि इंतखाबात के हवाले से आप जाएँ, जाके सदर मुमलिकत के साथ मुलाकात करें। अगर वो आपको नहीं बुलाते तो आप खुद उनके पास चले जाएँ और जाके मुशावरत करके तारीख को फाइनलाइज़ करें। तो कल के हुक्मनामे में कहा गया था कि जो भी तारीख वहाँ पे फाइनल हो, उस तारीख के हवाले से आज जुमे के रोज़ जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को आगाह किया जाए। तो आज तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख फाइनलाइज हुई है वो तहरीरी तौर पे आगाह किया जाएगा, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिग्नेचर भी मौजूद होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सदर मुमलिकत के दस्तखत भी होने चाहिए। तो आज ये तीसरी समाअत है इंतखाबात के केस के हवाले से, जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती रिपोर्ट पेश करेंगे और जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है मंसूर उस्मान अवान, वो भी बताएंगे कि क्या मुशावरत हुई। मुशावरत में डेट तो कल अनाउंस कर दी गई थी। अवान सदर की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया था कि 8 फरवरी को मुल्क में इंतखाबात करवाया जाएगा। तो आज की समाअत से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि क्योंकि ये रिपोर्ट अदालत में पेश होगी और इसी रिपोर्ट को अदालती ऑर्डर का हिस्सा बना के जो है इंतखाबात के हवाले से जो दरखास्तें आई थी इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। दूसरी जो हैपनिंग सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है वो एक तकरीब है। सिंध हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है इरफान सादत साहब, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। इस हवाले से नोटिफिकेशन वजारत कानून ने जारी कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट के सेरेमोनियल हॉल में इस हवाले से हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज साहब पहले सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का जो है वो हल्फ उठाएंगे। जब से काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं तो उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये पहली तैनाती थी। तो आज ये हल्फ बर्दारी की तकरीब भी सुप्रीम कोर्ट में होना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शरीक होंगे, लॉ अफसरान भी होंगे, वकला भी होंगे और सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ भी शिरकत करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम। और माहिर कानून अशतर औसाफ कहते हैं कि इलेक्शन का मामला अदालत तक जाना ही नहीं चाहिए था। सदर के ख़त लिखने पर ही मामला ख़त्म हो जाना चाहिए था। रहनुमा IPP महमूद मौलवी कहते हैं कि अब इलेक्शन की तारीख पर रोना धोना चलेगा। राना एहसान अफजल ने कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब से अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाएगी। ये मामला तो कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आइन और कानून जो है इसके ऊपर बड़ा साफ सुथरा आपको इत्तलाए अमल देता है। मेरी दानिश में तो जब सदर मुमलिकत ने चिट्ठी लिखी वहीं पे ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो बहुत खुशाइन बात है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद उसका ऐलान कर दिया, उसका
टाइम बता दिया। ना माजी की रिवायत टूटेगी और ना इसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी अग्री करेगी। हमेशा माजी की तरह इसके ऊपर ये रोना धोना भी चलेगा और जो है उसके बाद शोर शराबा भी होगा और एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर अल्लाह सिर्फ ये करे कि ये इसके ऊपर धरने और दूसरी चीज़ें ना हो, ताकि किसी ना किसी तरह ये मुल्क जो है सही सिमत में चलना शुरू हो जाए। मैं तो समझता हूँ पीपल्स पार्टी की इनसिक्योरिटी है जो अभी हमारे मद्दे मुकाबिल है, हमारे साथ उनका मुकाबला है इलेक्शंस में, और पंजाब के अंदर वो इस हद तक कोई उनकी पेनिट्रेशन नहीं है कि वो यहाँ से कोई बड़ी अच्छी कोई परफॉर्मेंस कर सकें। तो इसलिए इल्ज़ामात का एक भौचाड़ है PMLN के ऊपर और वो बेबुनियाद है। देखें, हमारा तो बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि मियाँ साहब को टारगेट किया गया 17-18 में उनको, और आज अगर उनको अदालतों से कोई रिलीफ मिल रहा है या कानून का तकाजे पूरे हो रहे हैं तो इसके ऊपर तो उनको भी इस चीज़ को अप्रीशिएट करना चाहिए। इलेक्शन का ऐलान हो गया, जंग छिड़ गई। अब देखते हैं कोई कैसे इलेक्शन चोरी करता है। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। कराची में जलसे से खिताब में कहा कि 2018 के बाद इसराइली एजेंट के खिलाफ जंग लड़ी। के निज़ाम में हम इंशाअल्लाह आपको दिखाएंगे कि तुम चोरी कैसे करते। मैं अपने फलस्तीनी भाइयों को बताना चाहता हूं, आपने हमें आवाज दी, हमने उस पर लब्बैक कहा। 2018 के इलेक्शन में जाली नतायज आए, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि जमीयत उलमा ऐसा रद्द-ए-अमल देगी। और मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप तो आज इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हमने तो 2018 के बाद इसराइली एजेंट के खिलाफ जंग लड़ा और आज उसको मकाफात अमल के हवाले किया है। इलेक्शन की जो तारीख आ गई, कोशिश होनी चाहिए कि इसमें रद्दो बदल ना हो। कोई भी पार्टी तारीख की मुखालिफत नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर की बोल के प्रोग्राम में बातचीत। बोले, सबको नज़र आ रहा है कि एक पार्टी को फौकियत दी जा रही है और 2018 में भी एक पार्टी को ही फेवरेट बनाया गया था। बात है कि एक तारीख आ जाएगी, चीफ जस्टिस के इस्तेमाल करूंगा कि उसके बाद ये एक तारीख पत्थर में लिखी होनी चाहिए कि इसमें उससे ज़्यादा रद्द-ओ-बदल फिर की कोई गुंजाइश ना हो। तो मेरा ख्याल नहीं कि कोई भी पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी अब स्टेज पे इस बात की मुखालफत करेगी कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। हम नहीं चाहते कि ये भी इंतखाबात कंट्रोवर्शियल रहे। अगर इलेक्शन मुतनाज़े हो गए तो उनके लिए भी गवर्नेंस मुश्किल होगी। हर एक शख्स देख सकता है कि एक पार्टी को जाहिर है सबके ऊपर फौकियत दी जा रही है। हमें तो एक्सपीरियंस 2018 वाला भी है, दूसरे भी हैं, लेकिन 18 में खासकर एक फेवरेट बनाया गया। इंतखाबात होने चाहिए। अवाम ने इलेक्शन की तारीख के ऐलान को होशाइन करार दे दिया। ये जो इलेक्शन का कह रहे हैं तो बहुत अच्छा फैसला है। हम तो सब इंतज़ार में थे कि इलेक्शन हो ताकि पाकिस्तान फिर जो है प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सके। बहुत अच्छा होगा कि जो है ना ये 8 फरवरी को इलेक्शन कर ले, और जो है ना हम तो इस बात की खुशी मनाएंगे कि जो है ना इससे भी पहले करवा लेते। बहुत खुशाइन बात है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ है। पूरे मुल्क में एक तशवीश की लहर थी जब तक इंतखाबी अमल शुरू नहीं हुआ था। जी अच्छी बात है, आइन पे अमल दरामद हो रहा है, मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। इलेक्शन का ऐलान होना खुशाइंदा अमल है। इलेक्शन होना चाहिए यार, जमहूरियत आनी चाहिए। जमहूरियत आएगी तो इस मुल्क में बेहतरी आएगी। इलेक्शन होने चाहिए लाजमी भाई, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन होंगे तो जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें खुशहाली आएगी। इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन जो उनसे है भाई, जमहूरी निज़ाम तो किसी भी मुल्क के लिए जो उनसे है ना वो बेहतरीन है। और इलेक्शन में इंशाल्लाह हमारी तो दुआ ये है कि पार्टी कोई भी है जो मुल्क के हक़ में बेहतर है ना वही है। इलेक्शन होने वाले हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। 8 फरवरी को होने चाहिए। अदालत से आम इंतखाबात की तारीख का हुक्म आते ही नून लीग मुतहरिक हो गई है। लाहौर में नवाज शरीफ के बैनर्स लग गए हैं। लीगी कायद से शहबाज शरीफ की मुलाकात, टिकट्स की तकसीम, मंशूर कमेटी और पार्टी बयानिए पर भी बातचीत की गई है। BAP की चंद रहनुमा और बलोच शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान।
की तारीख आते ही नून लीग इन एक्शन। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात, टिकटों की तकसीम, मंशूर कमेटी और पार्टी बयानिए पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी समेत दीगर इत्तेहादियों के तहफ्फुज़ात दूर करने पर इत्तेफाक हुआ। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के चंद रहनुमा और बलोच शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। कोयटा में अयाज सादिक की अहम मुलाकातें, रहनुमाओं ने शमूलियत के लिए नून लीगी क़यादत की आमद की शर्त रख दी। मौक़िफ़ अपनाया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज में से कोई रहनुमा कोयटा आए फिर शमूलियत इख्तियार करेंगे। लीगी रहनुमा ने बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत बनने की उम्मीद जाहिर कर दी। हमने इस दफा अगले आने वाले 5 सालों में बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तकदीर बदलने का तहैया किया है। लाहौर में कारकुन नारे लगाते घरों से निकल आए। कहा दहशतगर्दी, लोड शेडिंग और गुर्बत समेत नवाज शरीफ के पास तमाम मसाइल का हल है। लीडर तो एक ही है, वो है नवाज शरीफ। इंशाल्लाह हम अपने वोट से एक बार फिर वजीर आजम नवाज शरीफ को मुंतखब करेंगे। मेरे दिल के था गहराइयों से मैं आपको वेलकम करता हूँ। मियां नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह हर दफा शेर को ही मिला है और इस बार भी इंशाल्लाह शेर को ही मिलेगा। क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब। शहर भर के कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में नून लीग के वोटर्स पार्टी दफातर में जमा हुए, जो अपनी पार्टी की जीत के लिए पुरअज़्म हैं। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी ही बनाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को यकीन, सकरंद और काजी अहमद से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान की मुलाकातें, इंतखाबी मुहिम और सियासी उमूर पर बातचीत। साबिक सदर का कहना था कि जियालो ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। पीपल्स पार्टी का हर रुकन अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। इंतखाबात की तारीख आते ही MQM भी मुतहरिक हो गई है। पार्टी ने इंतखाबी सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ करने का फैसला कर लिया है। हफ्ते को कराची के ज़िला जनूबी में बंस रोड पर कॉर्नर मीटिंग होगी और ज़िम्मेदारों और कारकुनान ने हंगामी तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। तमाम रहनुमाओं को मुहिम के लिए अवाम में उतरने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां। FBR ने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के लिए 5 रुकनी फोकल पर्सनस टीम तश्कील कर दी। तमाम फील्ड फॉर्मेशन सरबराहान को 2 ऑफिसर्स पर मबनी एक टीम नामजद करने की भी हिदायत। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां। FBR में उम्मीदवारों के कागजात की स्क्रूटनी होगी। 5 रुकनी फोकल पर्सनस की टीम तश्कील। चीफ रेवेन्यू ऑपरेशंस अरशद नवाज और सेक्रेटरी रेवेन्यू बजट बिलाल ज़मीर, सेकंड सेक्रेटरी सदफ एहसान, सेकंड सेक्रेटरी सुहेल अब्बास फोकल पर्सन मुकर्रर, सेकंड सेक्रेटरी अलिशबा आसिफ भी 5 रुकनी फोकल पर्सनस में शामिल। फील्ड फॉर्मेशन सरबराहान 2 रुकनी टीम नामजद करेंगे। तमाम नामजद टीमें कमिश्नर की सरबराही में अपने इलाकों में फोकल पर्सनस के तौर पर काम करेंगी। तमाम टीमें चीफ रेवेन्यू ऑपरेशन के साथ राब्ते में होंगी। और निगरान वज़ीर ख़जाना की सरबराही में वज़ारत ख़जाना के वफ़द ने इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड IMF जायज़ा मिशन से मुज़ाकरात किए हैं और इस दौरान आलमी मालियाती इदारे के मिशन चीफ ने हुकूमत के पहले समाही अहदाफ के हुसूल के लिए इक़दामात को सराहा है। IMF मिशन चीफ पहली सहमाही अहदाफ के हुसूल के लिए हुकूमती इक़दामात से खुश। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि निगरान वज़ीर ख़जाना की सरबराही में IMF जायज़ा मिशन से मुज़ाकरात हुए हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना ने IMF को स्टैंड बाय अरेंजमेंट कर्ज प्रोग्राम की पेशरफ से आगाह किया। उन्होंने मुआशी इस्तेहकाम के लिए मालियाती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मुज़ाकरात में गवर्नर स्टेट बैंक, FBR, SECP चेयरमैन और सेक्रेटरी ख़जाना ने शिरकत की। मुज़ाकरात में IMF वफ़द के जायज़ा मिशन की सरबराही मिशन चीफ नाथन पोर्टर ने की। सेनेट ने नैब तरमीम ऑर्डिनेंस में 3 माह की तौसी कर दी। निगरान वज़ीर क़ानून इरफान असलम ने तौसी की करारदाद पेश की। ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर ली। JUI और PTI एक पेज पर आ गई। तौसी की मुखालफत की। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है, ये इख्तियार हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया। जो मुस्बत कानून साजी होती है जिसका भला फायदा, ये हमारा इख्तियार है और ये हमारी इख्तियार रहेगा। स्टैंडिंग कमेटी को गया है, कल को हाउस में आएगा। हाउस जब तक इसे अप्रूव नहीं करेंगे ये कानून नहीं बनेगा। ये पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन और जो ये जो इस मुल्क की हिस्ट्री है ना, इसको ठीक ऐसी चीजों से होगा। आई विश के ये अपहोल्ड होती। आई विश के हम जाते, जो भी जाते, जिनके भी आज तक 184(3) में थे, उनको जाना चाहिए, इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी है। सेहोनी फौज ने ब्रीच कैंप पर भी बम बरसा दिए हैं। वहशियाना कार्रवाई में 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और जबालिया कैंप पर 3 दिन में तीसरा हमला करके मजीद 29 अफराद की जान चली गई है। मगरबी गजा में स्कूल पर भी बमबारी की गई है। 5 अफराद शहीद हो गए हैं। शहदा की तादाद 9000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। 3700 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं, जब्कि 32000 से ज़ायद शहरी जख्मी हैं।
गजा में महसूर फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए सऊदी फरमारवा ख़ानदान ने अपनी जानिब से $1 करोड़ 30 लाख अतिये का ऐलान किया है। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनियों के लिए ज़ाती हैसियत में एहतियात किए हैं, जबकि सरकारी सतह पर फ़लस्तीनियों के लिए KSR रिलीफ मुहिम को 2015 में शुरू किया गया था। हालिया गजा सूरत हाल पर कौमी मुहिम का भी ऐलान किया गया, जिसके तहत आम सऊदी भी अपने एहतियात जमा करा सकेंगे। इसराइल हमास जंग और गजा में इंसानी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आलमी इदारे OCHA ने $300 मिलियन इमदाद की अपील कर रखी है। और PSL फ्रेंचाइजर्स भी गजा की इमदाद के लिए मैदान में आ गई हैं। पेशावर ज़ल्मी फाउंडेशन ने आमदन का 10% फ़लस्तीन के लिए अतिया करने का ऐलान कर दिया है। जावेद आफरीदी कहते हैं कि फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल करने के लिए कत्लेआम नाकाबिले कबूल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तारकीन वतन की। मुल्क भर में गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। हज़ारों गैर मुल्की बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। शदीद रश के बायस तुरखम बॉर्डर रात 11 बजे तक खुला रहा और अब तक 1,43,000 से ज़ायद गैर कानूनी पनाह गुज़ीन वतन वापस जा चुके हैं। मुल्क में गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों के खिलाफ मुहिम तेज हो गई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला की निगरानी के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम कायम। तुरखम और चमन बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर मुल्की बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। गैर मुल्कियों का महफूज इनखला हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। पेशावर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 200 से ज्यादा अफराद को ट्रांजिट कैंप भेज दिया गया। लाहौर समेत पंजाब में भी गैर कानूनी महाजरीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ, सैकड़ों अफराद को हिरासत में लेकर ट्रांजिट कैंप मुंतकिल किया गया। अटक में 272 अफगान बाशिंदों को हिरासत में लेकर ट्रांजिट कैंप पहुंचा दिया गया। जहलम में 98 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। जरूरी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान रवाना करने के लिए पेशावर भेजा जाएगा। अब तक 1,43,000 से ज्यादा गैर कानूनी पनाह गुज़ीन वापस अपने वतन लौट चुके हैं। और कराची से 120 गैर कानूनी अफराद चमन बॉर्डर रवाना कर दिए गए हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशान की इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की तारीके वतन की रुखसती, काफिले पर फूल निछावर। अपने वतन अफगानिस्तान वापसी पर तारकीन वतन खुश थे। कराची के सुल्तानाबाद होल्डिंग कैंप में 400 अफराद लाए गए। 120 अफराद दस्तावेजात पेश न कर सके। इन्हें सख्त सिक्योरिटी में बसों के जरिए चमन बॉर्डर रवाना कर दिया। हमारे पास 120 लोग हैं जिनको हम यहाँ 4 कोशिश के कॉन्वॉय बनाकर हम यहाँ से उनको आज भिजवा रहे हैं और ये हम लोग बलूचिस्तान को हैंड ओवर करेगा, जो चमन बॉर्डर से चले जाएंगे और उनको आज ही। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत और DIG साउथ असद रजा की मौजूदगी में अलविदा किया गया। पायलट स्क्वाड के साथ सुल्तानाबाद होल्डिंग कैंप से रवाना किया गया। सिक्योरिटी के लिए पुलिस मोबाइलें फराहम की गईं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी है। चमन और तुरखम बॉर्डर से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी बाहमी इत्तफाक से तुरखम बॉर्डर आज के लिए रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला किया गया है। 2 नवंबर को 19,344 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अवान से। सलमान अवान, बताइएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो इनखला का अमल शुरू किया गया है गैर कानूनी तारकीन वतन का, वो जारी है। और इस वक्त अगर हम आज़ाद-ओ-शुमार की बात करें तो 2 नवंबर तक का जो दिन है उस रोज बड़ी तादाद के अंदर, हजारों तादाद में, जो तादाद में हम कह सकते हैं अफगान बाशिंदे वापस गए और अब तक कुल मिलाकर 1,62,400 से ज्यादा अफगान पनाहदीन जो है वो डेडलाइन के बाद से अपने वतन वापस जा चुके हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में न सिर्फ पुलिस के रेंजर्स जो है वो भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को तलाश के लिए न सिर्फ पेशकदमी कर रहे हैं बल्कि अमली इकदाम भी किए जा रहे हैं। तो कराची की बात की जाए तो कराची में सुल्तानाबाद हाजी कैंप, अमीन हाउस, जो बॉय स्काउट्स हॉस्टल और जैकबाबाद में जिम खाना में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ये वो मकाम हैं जहाँ पर गैर तारकीन वतन को रखा जा रहा है और आज भी मसाजिद के मुसलसल ऐलानात जो है मुख्तलिफ इलाकों में किए जा रहे हैं गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से। और अब तक मजमूई तौर पर सिंध की हम की बात करें क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद के दरमियान गैर कानूनी जो बाशिंदे हैं वो मौजूद हैं, जिनकी जियो मैपिंग और फेंसिंग वगैरह जो है वो की जा चुकी है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अमान।
और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की वतन वापसी का सिलसिला तेजी से जारी है। इस्लामाबाद से अफगान बाशिंदों की नकल मकानी शुरू हो चुकी है और इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद में नुमाइंदा अल्लाह दिता से। अल्लाह दिता, बताइएगा कि आप इस्लामाबाद में किस मुकाम पर इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अफगान बशिंदों को 31 अक्टूबर तक डेडलाइन दी गई थी और उसके बाद पाकिस्तान हुकूमत की ये अवलिन तरजीह रही है कि उनको पाकिस्तान से वापस जो वापसी है उनकी सिलसिला शुरू किया गया और अभी तक जो उनका सिलसिला है वो जारी है। इस्लामाबाद में आर्जी ट्रांजिट कैंप हाजी कैंप में कैंप किया गया था और तुरखम बॉर्डर के ज़रिए यहाँ से बसेस के ज़रिए उनको वहाँ पर ले जाया जा रहा है और वहाँ से तुरखम बॉर्डर के ज़रिए अफ़गानिस्तान में भेजा जा रहा है। एफसी और अफ़गान हुकाम के दरमियान ये मुज़ाकरात भी हुए हैं कि रात 11 बजे तक तुरखम बॉर्डर को खुला रखा जाए ताकि तुरखम बॉर्डर पर आने वाले पाकिस्तान से जो अफ़गान है उनको वापस अफ़गानिस्तान भेजा जा सके, वो अपने वतन वापस जा सकें। इसी तरह KPK और इस्लामाबाद इनमें भी मुख्तलिफ जगह पर ये ट्रांजिट कैंप जो है इनके कैंप किए गए हैं। अभी तक अगर कल 2 नवंबर की बात की जाए तो 19,344 अफ़गान बशिंदे अपने वतन वापस जा चुके हैं, जिनमें कुल अगर तादाद की बात की जाए जो इससे पहले भी जो डेडलाइन दी गई थी उसमें भी अफ़गान बशिंदे अपने वतन वापस गए और डेडलाइन के बाद भी अफ़गान बशिंदे अब ट्रांजिट कैंपों में जमा किए जा रहे हैं और वहाँ से उनको बसेस के ज़रिए वापस भेजा जा रहा है। तो 1,62,479 अफ़गान बशिंदे अपने वतन वापस जा चुके हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। हाल इस्लामाबाद में ट्रांजिट कैंप में इनको जमा किया जाता है और वहाँ से बसेस के ज़रिए तुरखम बॉर्डर पर पहुँचाकर उनको अपने वतन वापस भेजा जा रहा है। जी ठीक है, अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। अल्लाह दिता अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम और डकैतों के 27 शहरियों ने लुटेरों से खुद निमटने की ठान ली। कोरंगी नंबर 3 में मिल्क शॉप पर डकैती की कोशिश, दुकान के मालिक ने नाकाम बना दी, फायरिंग करके एक डाकू को हलाक कर दिया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ और फायरिंग के तबादले में जख्मी मुलजिम समेत 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा और मसरूक़ा मोटरसाइकिल भी बरामद। कस्टम इंटेलिजेंस ने डिफेंस फेज़ 1 में गोदाम पर छापा मारकर करोड़ों रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड स्पेयर पार्ट्स बरामद कर लिए। और सरगोदा में जुराइम पेशा नासिर की कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ हो गई हैं। थाना झाल चकिया की हदूद में एक ही रात में 2 अफराद कत्ल कर दिए गए और लकमोट के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने फायरिंग करके अब्दुर्रहमान आमिर शहरी की जान ले ली है। झाल चकिया फाटक के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने फायरिंग करके अनवर नामी शख्स को मौत की नींद सुला दिया और शहर में डाकू भी सरगर्म है। यूटिलिटी स्टोर्स पर वारदात में डाकू मुलाजमीन से कैश और मोबाइल फोन छीन कर मौके से फरार हो गए। कर्ज से तंग खानपुर जाहिर पीर के रिहायशी ने खुद को आग लगा दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग से नौजवान का 50% जिस्म का हिस्सा झुलस गया। अस्पताल मुंतकिल। वर्सा का कहना है कि मोहम्मद असलम ने कर्ज लिया था, अदा करने की सकत न होने पर खुद सोजी की कोशिश की। और मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन, निगरान हुकूमत, फोर्सेस और अस्करी क़यादत का मुल्क की सालमियत और मैशियत के इस्तेहकाम की खातिर सख्त इक़दाम जारी करने का फैसला। 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक मुल्क भर में तकरीबन 4.59 जो है गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल पर कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त बात नहीं। फौजी अदालतों में मुकदमा चलने से दहशतगर्दों को रिलीफ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए अवाम ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर नजरसानी करे। कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर है और इसका कला कुमा करने के लिए जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और केसेस को तेजी से प्रोसेस करते हैं, तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त और खुशाइंद बात है। मौजूदा दौर में फौजी अदालतों में जो दहशतगर्दी के खिलाफ केसेस चल रही है तो उस दहशतगर्दों को रिलीफ नहीं मिल रही, लिहाजा फौजी अदालतों पर हम पहर भी करते हैं और फौजी अदालतों को हम अप्रिशिएट करते हैं। मेरा खबर है सीधा फौजी अदालत खत्म शुने बेखो अलका दगा खशे वाकी या तरागरी दौरानकारी खशे वाकी तो जब फौजी अदालत ने की चलेगा अमनी खुदी का अमन रही, तो इसको और करना चाहिए। इसमें 4 जज ने फैसला दिए, एक ने अपने साथ महफूज कर लिया है, तो इसके दोबारा गौर करना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए।
न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मैच कौमी क्रिकेट टीम बेंगलोर पहुंच गई है। होटल अहमद पर स्क्वाड का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शाहीनों का सुबह 10 बजे ट्रेनिंग सेशन होगा। ग्रीन शर्ट्स चना स्वामी स्टेडियम में हफ्ते को कीवी से टकराएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम मैच शाहीन करेंगे क्या हिकमत अमली चेंज। कौमी क्रिकेट टीम बेंगलुरु पहुंच गई। होटल अहमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने खिलाड़ियों को पैगाम दिया कि जीत की भूख कायम रखें। वसीम जूनियर का कहना है कि नसीम शाह से बॉलिंग टिप्स ली, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। केवीज के पर्क उतरने के लिए शाहीनों का पंजे तेज करने का मिशन। ग्रीन शर्ट्स प्रैक्टिस सेशन में तैयारियों को फाइनल टच देंगे। मुकाबले से कबल मुखालिफ कैंप से अच्छी इतलात भी आ गयी। केवी टीम मैनेजमेंट के खिलाड़ियों की फिटनेस से मुताल्लिक मुश्किलात में इजाफा। मैट हेनरी और जेम्स नेशिम को इंजरी का सामना। लोकी फर्गूसन, मार्क चैंपियन और केन विलियमसन पहले ही इंजरी से 2-4 हैं। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें बरकरार। केवीज अगले 2 मैचेस भी हार गए तो पाकिस्तान के लिए आसानी होगी। शाहीनों को अपने दोनों मैचेस जीतना होंगे। चौथे नंबर पर आने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ 83 रन से फतह दरकार या हदफ 35 ओवर्स में पूरा करना होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें हफ्ते को वर्ल्ड कप के मैच में टकराएंगी। कीवीज और ग्रीन शर्ट्स के मैदान में उतरने से पहले ही मुल्की फैंस ने ट्विटर महाज संभाल लिया। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के हवाले से मजे मजे के तबसरे करके अभी से मैच का माहौल बना दिया। इस मैच से कबल ट्विटर पर मुहाज करम एक मद्दाह ने वीडियो शेयर की तो देखने वाले हंसी पर काबू नहीं रख सके। एक सपोर्टर ने कहा शाहीन आफरीदी का सामना करना कीवीज के लिए असल चैलेंज हो। पाकिस्तान टीम के फैन ने कीवीज को अलर्ट जारी कर दिया। ग्रीन शर्ट्स के मद्दाह ने एक बार फिर सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद होने का अज़म जाहिर किया। एक क्रिकेट शाइक ने कहा कुदरत का निजाम हरकत में आ चुका है, हम सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो गए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय मुआशरे की हकीकत खोल कर रखती है। कहा एक मैच हारने की देर है, मेरी सारी की सारी खूबियां धरी की धरी रह जाएंगी, मैं फिर से खराब कप्तान शुमार किया जाऊंगा। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में जुमे को एक मैच खेला जाएगा। अफगानिस्तान और नीदरलैंड मैदान में उतरेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर 6 पॉइंट्स के साथ अफगानिस्तान के मुकाबले जीतने वाली डच टीम की 8वीं पोजीशन है। हिंदुस्तान गैर कानूनी असलहे का गढ़ बन गया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 2 लाख से ज़ायद गैर कानूनी असलहा मौजूद है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान गैर कानूनी असलहा बनाने में सर फहरिस्त हैं। एफसी और गैर मुल्की कंपनी बैरिक के इश्तराक से बलूचिस्तान में रेकोडिक मंसूबे से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के सफ़र पर गामजन है। रेकोडिक मंसूबा मुल्क के पसमानदा सूबे में तरक्की का नया बाब खोलेगा। तकरीबन 7500 लोगों को रोज़गार फराहम करेगा। मौसम का रुख करें और आपको बताएं कि मुल्क में जाड़ा धूम मचाने लगा है। जीबी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बायस ठंड पड़ गई है और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे धुंध का राज है। महकमा मौसमियात ने आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी पंजाब में भी तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई कर दी है। कराची में भी आज पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान मौजूद है। कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, होटलों और कहवा खानों में रश बढ़ गया। कोयटा के एक होटल में 41 इक़साम की चाय दस्तयाब हैं। देखते हैं आज़म उल्फत की रिपोर्ट। कोयटा में सर्दी की आमद, कहवा खानों पर रश बढ़ गया। शहरी चाय की चुस्कियों के साथ मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ठंडाई शुरू हो रही है, मौसम का सरमा आ रहा है तो चाय का लज्जत भी ज़्यादा होगा। तो कोयटा जो है ना चाय की वजह से बहुत मशहूर है। अक्सर जो आके जो बाहर के लोग यहाँ आते हैं तो चाय का बहुत सिफत करते हैं। कोयटा में चाय और पराठे का एक ऐसा मुनफरिद होटल भी है जहां 1 या 2 नहीं 41 अक़साम की चाय और 35 किस्म के पराठे बनते हैं। यहाँ पे हम रोज़ाना आते हैं दोस्तों के साथ। अकेडमी यूनिवर्सिटी के बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिटी की टी और पराठे वगैरह वगैरह मिलते हैं। यहाँ पे हम बहुत इंजॉय करते हैं। शहर के दूर दराज इलाकों से मटका चाय, तरबूज फ्लेवर्ड, मसाला चाय और कहवे के शौकीन अफराद होटल पर पहुँच रहे हैं। चाय तो मतलब कोयटा के अलावा फिर कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। मतलब यहाँ से जो है जहाँ तक चाय तो मैं खुद अक्सर मतलब बहुत ज़्यादा पीता हूँ। पूरे पाकिस्तान में चाय पिए, लेकिन कोयटा के अलावा यहाँ की चाय और कहीं नहीं मिलेगी आपको। कोयटा की चाय पूरे मुल्क में मशहूर है। एक बार चाय पीने वाले दोबारा पिए बगैर रह नहीं पाते। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ आज़म उल्फत, बोल न्यूज़, कोयटा।
फैसलाबाद में मौसम सरमा का आगाज हुआ तो शहरियों ने भी दूध जलेबी की दुकानों पर डेरे डाल लिए। शहरी सर्द मौसम में गर्मा गर्म दूध में जलेबी के साथ मौसम का मजा दुबाला कर रहे हैं। देखिए वैसतार की रिपोर्ट। सर्दी आई तो फैसलाबाद के शहरी भी खाबे करने निकल पड़े। सर्द रातों का मजा लेने के लिए दूध जलेबी की दुकानों पर पहुंच गए। दूध जलेबी के साथ खुशगपियां भी जारी रहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दूध जलेबी का काम आज हमारी बहुत फेमस है दुकान। ये मेहर इसाक की दुकान जो है इसको सारे जानते हैं इस्लामी चौक में, और बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह। बाकी जलेबी है ये हमारे पास ब्रीक होती है और ये हाथ से निकालते हैं आपके सामने। शहरी कहते हैं सर्द मौसम में गर्मा गर्म दूध में जलेबियां डालकर खाने से न सिर्फ जिस्म को गर्माइश मिलती है बल्कि ताकत भी मिलती है। मौसम भी चेंज हो रहा है और इसके बाद हमारे बॉडी को भी एनर्जी चाहिए, इसलिए हम दूध जलेबी मेहर वालों के लिए आते हैं इनके पास खाने के लिए। भाई दूध जलेबी मौसम के त्यौहार से जो हमारे पाकिस्तान का कल्चर है दूध जलेबी खाने का सर्दियों के मौसम में, तो इसलिए आए हैं, एंजॉय भी करने आए हैं क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया। दोस्तों के साथ बैठे हो, सर्द रातों में गर्म दूध जलेबी के साथ गपशप का दौर महफिल का मजा दोबाला कर देता है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ अवैध सत्तार, बोल न्यूज, फैसलाबाद। यूं तो हमारे मुल्क का हर पकवान ही जायकेदार है और लाजवाब है, लेकिन दमपुख्त एक ऐसी डिश है जो हर एक को बेहद पसंद आती है। हैदराबाद में भी शहरी इस मनपसंद खाबे के लिए तवील इंतजार करते दिखाई देते हैं। मजीद बता रहे हैं हैदराबाद से इरफान आराई अपनी इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के रिवायती पकवान अपनी मिसाल आप हैं। ऐसी ही एक लजीज डिश दमपुख्त है जो जायके में लाजवाब होती है। ये टेस्ट बड़ा जबरदस्त होता है। कुछ दोस्त कराची से आए हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, हमने आज प्रोग्राम किया है, यहाँ पे दमपुख खाया है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा सुना था वैसा ही टेस्ट पाया है, जबरदस्त टेस्ट है और दोस्तों के साथ आए यहाँ पे खाएं, बिल्कुल मजा आएगा आपको। बकरे के गोश्त से बनी इस डिश की तैयारी में घी का इस्तेमाल नहीं होता, इसे भाप में तैयार किया जाता है। जी दमपुख जो है ये असल में बलूचिस्तान बिरोई का जो है वहाँ का आइटम था। हम लोग हैदराबाद में फर्स्ट टाइम लेके आए यहाँ पे, और ये जो है स्टीम पे भाप पे बनता है और इसके चावल जो होते हैं हम यखनी में बनाते हैं। और बेनिफिट ये है कि इसका अच्छी सबसे चीज़ ये क्वालिटी ये है कि इसमें 1.5 किलो के रान होती है, 1 किलो की दस्ती कमर होती है, वो पीस होते हैं और आधा किलो के पीस भी हम बनाते हैं। इस लजीज पकवान का जायका हर एक को खूब भाता है। यही वजह है कि इसे एक बार चखने वाला बार बार खाने खिंचा चला आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बायस इंसानों की मुलाजमतें छिन जाएंगी। एलॉन मस्क का बरतानवी वज़ीर आज़म से मुकालमा। मजीद कहा AI इंसानों के लिए ख़तरा भी हो सकती है क्योंकि तारीख में पहली बार इंसानों का वास्ता अपने से ज़्यादा ज़हीन हरीफ से होगा। हमें AI को कंट्रोल में रखने के लिए इसकी हुदूद का तयन करना होगा। और आखिर में आपको बताएं कि पाकिस्तानी गुलकारा रेशमा को मद्दाहों से बिछड़े 10 साल बीत गए हैं। रेशमा ने पाकिस्तान में मकबूल गीत गाए और 80 की दहाई में गीत लंबी जुदाई ने उन्हें शोहरत के उफक पर पहुंचा दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।